नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 8। जी हाँ, इस सीरीज का सेट नंबर 8 हम करने वाले हैं। इस सीरीज का नाम है यूजीसी नेट मिशन 2020, जो आपके सितंबर यूजीसी नेट के लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन दिसंबर में आने वाला जो यूजीसी नेट है उसके लिए भी बेनिफिशियल है। और इस सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, हर रोज 10 एमसीक्यूज करते हैं और उनके ईजी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जिससे आपका टाइम भी कम लगे और आप ज्यादा लर्निंग करें और आप ज्यादा डिवोट टाइम यहाँ पे यूट्यूब पे ना करें, अपनी सेल्फ स्टडी भी करें। तो ये इसका इंटेंट है, ये इसका सेट नंबर 8 है। अभी तक हमने 7 सेट कर लिए हैं फॉर पेपर 2 ज्योग्राफी, और पेपर 1 बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और ये स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप प्रीवियस सेट देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या वीडियो के एंड में भी मैं एक लगा दूंगा एंड स्क्रीन, तो आप सारे सेट देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी 10 एमसीक्यूज विद इजी एक्सप्लेनेशन नाम से, और आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कर रहे हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी पर और केबीडीयू पर। मोर देन 2 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूं, और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा है टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर फॉलो करें, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है इस सीरीज का 10 एमसीक्यू सीरीज का आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। जितने भी 10 एमसीक्यूज करते हैं उसके पीडीएफ विद गुड एक्सप्लेनेशंस एंड गुड डायग्राम्स आपको मिल रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, इसको जरूर ज्वाइन करें। और पेपर 1 वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि जब पेपर वन भी स्टार्ट होगा हमारा, पेपर 1 के भी हम 10 एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो उसके भी पीडीएफ आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। इसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, ये इसकी चैनल डीपी है, इसको ज्वाइन करें और लाभ उठाएं, क्योंकि चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा हमारा इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है, और वो ज्योग्राफी के लिए है, ज्योग्राफी जितने भी हैं ज्योग्राफी एस्पिरेंट्स उन सबके लिए है। और उसमें हम क्या करते हैं अभी आपको पता पड़ जाएगा, डेली टास्क वगैरह हम करते हैं, और जो लोग आंसर देते हैं उनको मैं यहां पर वीडियो के अंदर फीचर करता हूं। और आप लोग अगर 1 घंटे के अंदर या 1-1.5 घंटे के अंदर जवाब देते हैं तो उन सब लोगों के नाम आते हैं जिन लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया था। ऑलराइट, सो हमारे वीडियो के कुछ एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे रिक्वेस्टेड क्वेश्चन हमारे वीडियो में रहता है। वीडियो के एंड में आपको हर वीडियो के एंड में क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है, और जो लोग भी रिडल्स के सोल्यूशन देते हैं उनके नाम हम जरूर यहाँ पे लेते हैं, ताकि उनको अप्रिसिएशन मिले और वो आगे जाके और भी अच्छा करें और अपने रिप्लाईज दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज सुबह हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये रिडल पोस्ट किया था, रिडल ये वाला, और ये सेगमेंट का नाम है ज्योग्राफी रिडल्स बाय शुभेंदु मुखर्जी। और उसमें बेसिकली क्या है कि एक पिक्चर होती है और एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं। पिक्चर देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और अपने आंसर बताओ। तो उससे बेसिकली क्या हो रहा है, चीजें आपके दिमाग में विजुअल फॉर्मेट में जा रही है, विजुअल मेमोरी आपकी बूस्ट हो रही है, और यही मेरा इंटेंट है, ताकि आपको इंटरेक्टिव वे के अंदर, सब जगह बस टेक्स्ट लगाने से भी मजा नहीं आता है, इसलिए कई जगह इंटरेक्टिव स्टडी करनी पड़ती है, तो ये हम लोग करते हैं। तो यहां पर आपको दे रखा है, ये कुछ सॉल्ट प्रोडक्शन वाला कुछ एरिया दे रखा है, और ये बोलता है कि भी नेम द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। इसके ऑप्शन है ए केरला, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, और डी नन ऑफ दिस। तो इस टोपोग्राफी को देख के आप बता सकते हैं कि भाई ये जो है केरला तो नहीं लग रहा है, तमिलनाडु भी नहीं लग रहा है, और आंध्र प्रदेश भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आसपास मुझे कोई सी इतना बड़ा नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये जो व्हाइट एरिया मुझे दिखता है, इससे मुझे कहीं ना कहीं आइडिया होता है कि यार कहीं तो ये गुजरात तो नहीं है, क्योंकि गुजरात के अंदर रन ऑफ कच्छ है और वो इस तरह से बिल्कुल फैला हुआ इलाका है, सॉल्टी एरिया है, इसलिए इसका आंसर होगा डी नन ऑफ दिस, क्योंकि जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सॉल्ट स्टेट हमारा है वो है गुजरात, और ये प्रोड्यूस करता है 71% ऑफ द सॉल्ट। उसके बाद है सेकंड नंबर पर राजस्थान जो 17% करता है, देन थर्ड पे आता है तमिलनाडु जो 11% करता है, रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है वो 1% ही करता है। तो सबसे पहले है गुजरात, उसके बाद है राजस्थान, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा तमिलनाडु। तो इस तरह से हमारे रिडल्स होती हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो पहले ये शुभेंदु नेट ज्योग्राफी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे आप अपने इंटरैक्टिव ग्रुप में ऐड करो, और हम लोग ऐड हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, सो देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिए हैं, और सब लोगों ने सही जवाब दिए हैं वापस फिर से, विच इज वेरी वेरी गुड, और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग सही जवाब देते हैं, आप लोग अपडेटेड हैं। पहला नाम है पिंटू डे, उसके बाद मोइन खान, मोहम्मद फैजल, शबनम मेहता, मेघा जैन, निधि गुप्ता, अलका, रजनी, तन्मय, सूरज, अभिजीत, लामो, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं। उसके बाद शुभजीत, अर्पिता, सोहेल, ये नए मेंबर हैं आज हमारे, नए न्यूएस्ट मेंबर हैं। उसके बाद नीवा कुमारी, रतन, ज्योति चक्रवर्ती, अंकित यादव, मनीषा रामोला, और लास्ट में है श्वेता, महाश्वेता। तो इन सब लोगों ने सही जवाब दिए, डी इज द राइट आंसर। और मुझे लगा था कि आप लोग शायद कोई तो गलत देगा, लेकिन सब लोगों ने अच्छे आंसर दिए, विच इज वेरी नाइस। एंड एज आई ऑलवेज से कि भाई रिस्पॉन्सेस आने चाहिए आप लोगों के, बस ये गिने चुने लोग हैं जो हर बार रिस्पॉन्स करते हैं। यस, इस 1 घंटे के बाद जो मैंने आई थिंक 10:30 बजे मैंने ये रिडल पोस्ट किया था, और उसके कुछ 1.5 घंटे तक ही मैंने लिए हैं। इसके बाद भी कुछ लोगों ने रिस्पॉन्सेस दिए, लेकिन आपको जल्दी देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे फीचर हो सकते हैं, क्योंकि वीडियो जो है पहले बन जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम हमारी जो ये आज की सेट नंबर 8 की सीरीज है, इसमें आएंगे 10 क्वेश्चन विद इजी एक्सप्लेनेशन। फॉर्मेट वही रहेगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, टाइमर चलेगा, और टाइमर खत्म होने के बाद आपको पड़ेगा आंसर का पता, और उसके जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पर मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, ऑलराइट, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट एल्बिडो? इनमें से क्या एल्बिडो को अफेक्ट नहीं करता है, बताइए। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, क्या होगा इसका सही आंसर? अगर आपको एल्बिडो नहीं पता
तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है क्वेश्चन के अंदर? एल्बिडो क्या होता है? अगर एल्बिडो पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा गाइस। इसका सही आंसर देखो, पहले कौन कौन सी चीजें देखो। एल्बिडो मतलब क्या होता है? एल्बिडो इज द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, जो भी सन से इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन आ रही थी, जो अर्थ में एंटर ही नहीं हुई, वो डायरेक्टली बाहर चली गई, ठीक है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुई वो डायरेक्टली बाहर चली गई, वो आपकी एल्बिडो होती है। उसको एल्बिडो कहा जाता है, जो अर्थ ने एब्जॉर्ब नहीं की, ठीक है। तो एल्बिडो जो है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? देखो, नेचर ऑफ सरफेस होता है, एक स्मूथ सरफेस जो होती है वो जो सोलर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करती है एज कंपेयर टू अ रफ सरफेस, रफ सरफेस जो है वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो नेचर ऑफ सरफेस का फर्क पड़ता है एल्बिडो पे। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज का नहीं पड़ता है, सनरेज कैसे भी हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, सनरेज कैसे भी आ रही हो, हीट के फॉर्मेट के अंदर अगर आ रही है तो फिर वो कुछ जो रिफ्लेक्ट करेगी वो एल्बिडो है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज का कोई एल्बिडो पे फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद क्लाउड कवर का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आपके एरिया के अंदर ओवरकास्ट कंडीशन है, क्लाउडी वेदर है, तो फिर आपका सोलर रेडिएशन नहीं आ पाएगा, और जो सन की रेडिएशन आ रही थी वो क्लाउड से ही रिफ्लेक्ट होकर बाहर चली जाएंगी, ठीक है। इसीलिए क्लाउड कवर का होता है। तो कौन कौन सा नहीं करते? तो बस एक ही नहीं करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज जो है वो नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, ओनली 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां पे आप डायग्राम देखेंगे, देखो ये अलग अलग एंगल पे आप देख सकते हो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे फर्क पड़ता है कि सरफेस कैसी है। सबसे ज्यादा एल्बिडो होता है वो हमारे पोलर आइस कैप का होता है, जो व्हाइट कलर के होते हैं, और जो स्मूथ सरफेस होती है सबसे ज्यादा एल्बिडो उनका होता है। उसके बाद फिर फॉरेस्ट एरिया का होता है, उसके बाद ग्रासलैंड का होता है, उसके बाद जो हमारे रोड्स हैं वो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उनका भी एल्बिडो होता है लेकिन वो ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से जो है वो अर्थ का एल्बिडो होता है, अमाउंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशंस व्हिच इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग constituents of the atmosphere in the descending order of their volume। बड़े से छोटा बताना है गैसेस को, और इसके लिए मैंने कई बार एक निमोनिक यूज किया है। जब मैं अनअकैडमी में पढ़ा था तब भी मैंने किया है, और यहां पर भी मैं बताना चाहूंगा कभी जब मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। बहुत ईजी हो जाता है उसको याद करना, उससे फिर आपको गैसेस के जो है वो याद हो जाते हैं कि भाई पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा। फिलहाल आपको बताना है कि भाई क्या होगा, ABCD बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। और इसमें पूछा गया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है और एयर के अंदर अलग अलग गैसेस हैं। एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, और यहां पर गैसेस जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर बतानी थी। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है नाइट्रोजन जो है अराउंड आपके 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है जो अराउंड है आपके 21%, उसके बाद हमारे आर्गन है जो अराउंड 0.93% है, और उसके बाद आती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.04% है। तो ये आपका पूरा सही है, ए इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे आप देख सकते हैं, देखो 78% नाइट्रोजन है, अराउंड ऑक्सीजन जो है वो 21% है, आर्गन जो है वो लेस देन 1% है यानी कि 0.93% है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.04% है। यहां पे आप देख सकते हैं ये हमारे एयर का कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज टेंपरेचर ऑफ द लैंड इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ द वाटर बॉडी बिकॉज। बताइए, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। टेंपरेचर, लैंड का जो टेंपरेचर होता है वो वाटर बॉडी से हमेशा क्यों ज्यादा होता है? बताइए। बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर होगा सी, द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज लोअर देन दैट ऑफ द वाटर। इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इसको जस्टिफाई कर पाए। देयर इज मोर लैंड एरिया ऑन द अर्थ देन द ओशन, ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। द लैंड इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोल रहा है कि भाई लैंड और वाटर की हीटिंग क्वालिटी जो है वो अलग अलग क्यों है, तो इसका आंसर है स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज लोअर देन दैट ऑफ द वाटर। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट मतलब किसी भी मैटर का 1 किलो अगर है, ठीक है, तो उसका 1 किलो का 1 डिग्री से टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो जो एनर्जी लगती है, कोई भी मैटर है, ठीक है, अगर उसका आपको 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, उसको स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। तो लैंड की जो होती है स्पेसिफिक हीट कम होती है एज कंपेयर टू वाटर, यानी कि पानी के 1 किलो या 1 लीटर के कंटेंट को अगर आपको 1 डिग्री से बढ़ाना है तो हीट कम लगती है एज कंपेयर, हीट ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू द लैंड। अगर आपको उसी मात्रा के अंदर लैंड एरिया का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो लैंड के अंदर जो है वो हीट कम लगेगी, पानी में ज्यादा लगती है, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं दोनों की क्वालिटीज अलग अलग है। वाटर हैज द हाई स्पेसिफिक हीट देन द लैंड एंड बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट इट कंज्यूम्स मोर एनर्जी, और ये सारी बातें इसके अंदर दे रखी है। आप देख सकते हो यहां पर जो भी इनकमिंग सोलर रेडिएशन यहां पे आ रही है, लैंड के अंदर ये जाके ओपेक हो जाती है, लेकिन पानी के अंदर ये पूरे डेप्थ तक जाती है। तो जितना ज्यादा डेप्थ तक जाएगी उतनी ज्यादा हीटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, हीटिंग एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो हीटिंग एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अगर बढ़ेगी तो उस पर्टिकुलर मैटर की जो है फिर वो स्पेसिफिक
स्पेसिफिक हीट भी बढ़ जाएगी, यानी कि उसको 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी ज्यादा हीट चाहिए। इसीलिए जो है पानी और लैंड के अंदर यह फर्क होता है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द लैंड इज लोअर देन दैट ऑफ द वाटर, या स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर इज हायर देन दैट ऑफ द लैंड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। बताइए क्या होगा, इनमें से क्या एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है, बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से। वेरी इजी क्वेश्चन, कई बार कर चुके हैं, बताइए क्या होगा। और समय होता है समाप्त, और इसमें नॉट पूछा गया है, ये सारे आप देख सकते हैं, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, थर्मोस्फीयर होता है ये एटमॉस्फेयर के अंदर, लेकिन मैग्नेटोस्फीयर नहीं होता है। मैग्नेटोस्फीयर बेसिकली क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ को कवर करके रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है अर्थ के लिक्विड कोर, जो आउटर लिक्विड कोर है उसके रोटेशन से। जब आपका आउटर लिक्विड कोर अर्थ का वो रोटेट करता है अर्थ के रोटेशन से, तो वो एक डायनामो की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से अर्थ के चारों ओर, उसके एटमॉस्फेयर के बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी इंपॉर्टेंट है गाइस कि जितने भी सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, सोलर विंड्स जो आ रही हैं सन से, जो हार्मफुल है, सोलर विंड्स बेसिकली क्या होती है, एक्सट्रीमली चार्ज पार्टिकल्स जो सन से निकल रहे हैं, और अगर वो डायरेक्ट स्किन पे हमारे लगते हैं तो वो बहुत ज्यादा पॉइजनस हैं, वो आपकी सेल्स को म्यूटेट कर सकते हैं, वो कैंसर कर सकते हैं। इसलिए एस्ट्रोनॉट जितने भी होते हैं वो अपना सूट इस तरह से बनाते हैं कि उसमें प्रेशर तो मेंटेन रह ही रहे, लेकिन जो सोलर विंड्स आ रही है वो भी उनके बॉडी को टच ना करे। तो सोलर विंड जो भी आती है वो इस मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर पोल्स की तरफ चली जाती है और इस तरह से डेविएट हो जाती है, और इसी वजह से आपको पोलर एरियाज के अंदर जो है वो आपको ऑरोरास देखने को मिलते हैं, वो इसी वजह से मिलते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटोस्फीयर जो है वो इस स्फीयर को कहा जाता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपके चारों तरफ है एटमॉस्फेयर के बाहर, उसको मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। इसकी भी एक लेयर है जिसको मैग्नेटोपॉज कहा जाता है, और इसकी टेल भी है इस तरह से, इसको मैग्नेटोटेल कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सोलर विंड्स को या सोलर रेडिएशंस को, कॉस्मिक रेडिएशंस को ये डेविएट करती है और अर्थ को बचाती है हार्मफुल सोलर विंड से। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, द एमिशन, ये लेकिन बचाती तो है लेकिन ये एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, द एमिशन इन विच अमंग द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज एंटायरली एंथ्रोपोजेनिक। कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है वो एंटायरली एंथ्रोपोजेनिक है, बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट से। इजी इजी क्वेश्चन है आज तो, बहुत आज सबके सही होने चाहिए। कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। ग्रीन हाउस गैस बेसिकली वो गैस होती है जिनके पास अर्थ की रेडिएटेड हीट को या सोलर इंसोलेशन से आने वाली जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है, जिसकी वजह से रात के समय अर्थ का टेम्परेचर ड्रास्टिकली डाउन नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ऐसी गैसेस मौजूद हैं जो अर्थ की रेडिएटेड हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी गैसेस भी होती है जो नेचुरल होती है, कुछ मैनमेड होती है। तो नेचुरल के अंदर आप देख सकते हो मीथेन CH4 इज अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस, नाइट्रस ऑक्साइड इज अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ नेचुरल ग्रीन हाउस गैस। लेकिन सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है वो एक नेचुरल ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो एक मैन मेड ग्रीन हाउस गैस है। इसी तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया या परफ्लोरोकार्बन हो गया, ये सारी जो है वो एक नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है। इसके अंदर एक और एक आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, भी एक नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी गैसेस नॉर्मली क्या करती है, इनकी मात्रा अगर ज्यादा नहीं है तो ये अर्थ की रेडिएटेड हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ये बात आप जानते हैं। तो इसका आंसर होगा, इसमें पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग एमिशन इन द विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटायरली एंथ्रोपोजेनिक। एंटायरली एंथ्रोपोजेनिक जो है वो सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, बाकी सारे नेचुरल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैनमेड। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच अमंग द फॉलोइंग जोन द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज हाईएस्ट एंड काम विंड्स आर फाउंड। बताइए क्या होगा, इनमें से कौन से जोन के अंदर सबसे पहले टेम्परेचर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और काम विंड्स देखने को मिलती है। तो यही आपका एक हिंट भी हो गया, बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका आंसर होगा डी, सब ट्रॉपिकल जोन्स। यस गाइस, सब ट्रॉपिकल जोन का टेम्परेचर इक्वेटोरियल जोन से भी ज्यादा होता है, क्योंकि कारण यह है कि इक्वेटोरियल जोन के अंदर फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है, वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और वहां पर कन्वेंशनल रेन यानी कि दिन में एक बार बारिश जरूर होती है। तो इससे क्या होता है, वहां पर टेम्परेचर जो है कंपैरेटिवली कम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप सब ट्रॉपिकल एरिया में जाएंगे वहां पर क्या है कि एक्सेसिव सनरेज पड़ रही है, ऑल दो सनरेज जो है वो स्लांट हो गई है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर ज्यादा रहता है, क्योंकि सब ट्रॉपिकल जोन इज अ हाई प्रेशर जोन, और जहां हाई प्रेशर जोन होता है वहां पर एयर डिसेंड करती है, और जहां एयर डिसेंड करती है वहां पर क्लाउड्स देखने को नहीं मिलते, वहां पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है। इसी वजह से यहां पर आपको देखने को मिलेंगे ज्यादा टेम्परेचर और काम विंड जहां पर देखने को मिलती है, इसलिए इसको हॉट लैटिट्यूड भी कहा जाता है। यहां पे आप डायग्राम देखोगे, देखो यहां पर इसको पेन को स्टार्ट करते हैं। यस,
ये जो हमारा इलाका है ये तो हमारा इक्वेटोरियल एरिया है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा टॉरेट जोन आ गया, उसके बाद ये टेम्परेट जोन आ गया, ये फ्रिजिड जोन आ गया, ये तो बात आप जानते हैं, ठीक है। ये और ये जो है ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया से, यानी कि 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है ये हमारा ट्रॉपिकल एरिया है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से टेम्परेट जोन तक का जो गैप है ये वाला गैप, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से टेम्परेट जोन तक जो है ये हमारा सब ट्रॉपिकल एरिया है। और यहां पर जो होता है बेसिकली हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर से यहीं से विंड जो है वो नीचे की तरफ आती भी है, और ये आपका हॉर्स लैटिट्यूड भी कहलाता है। मैंने बहुत बार बता चुका हूं, इसको काम ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे काम विंड्स होती है, क्योंकि विंड यहीं से ओरिजिनेट हो रही है, इसलिए यहां पर आपको फास्ट फ्लोइंग विंड देखने को नहीं मिलेगी। और यहां पर चूंकि हाई प्रेशर है इसलिए यहां पर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होती है, एयर यहीं पे आकर डिसेंड करती है, ठीक है। यहां से एयर चलती है, ठीक है, यहां से एयर चलती है, यहां से आने के बाद ये यहां आके डिसेंड करती है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पे, इसलिए यहां पर आपको ड्राई वार्म कंडीशंस देखने को मिलती है और टेंपरेचर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाई आर आइसोथर्म्स मोर इरेगुलर एंड क्लोजली स्पेस्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बताइए, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, बताइए आइसोथर्म्स क्यों इरेगुलर और क्लोजली स्पेस्ड होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, सम होता है समाप्त, और इसका सही आंसर होगा गाइस ए होगा, प्रेजेंस ऑफ लार्ज लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यस, लैंड मास के इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो आइसोथर्म्स हैं वो इरेगुलर हैं और क्लोजली स्पेस्ड हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। जब भी आइसोथर्म्स क्लोजली स्पेस्ड होती है मतलब उसका होता है रैपिड चेंज इन टेम्परेचर, और जब वाइडली स्पेस्ड होती है मतलब टेम्परेचर चेंज जो है वो कांस्टेंट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आप देखेंगे लैंड मास सबसे ज्यादा वहीं पर ही है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी वहीं पर है, और इसी वजह से यहाँ पे आप देखोगे, देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये हमारा इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे आप देखो किस तरह से जो आइसोथर्म्स हैं, ठीक है, कैसे इरेगुलर हैं। आइसोथर्म्स आर द लाइंस जॉइनिंग द प्लेसेस हैविंग द सेम टेंपरेचर। ये हम यूज करते हैं उन एरिया को जोड़ने के लिए जहां पर सेम टेंपरेचर प्रिवेल करता है। तो देखो किस तरह से इरेगुलर है, और कहीं पर देखो एक क्लोजली स्पेस्ड है, कहीं पे वाइडली स्पेस्ड है, फिर यहाँ पे क्लोजली स्पेस्ड है। तो कारण इसका ये है कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर है। ऑन द अदर हैंड सदर्न हेमिस्फीयर पे आप देखो यहाँ पर आइसोथर्म जो है वो मोर और लेस आपको देखो वो पैरेलल है, देखो यहाँ पे पैरेलल है, और क्लोजली स्पेस्ड यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर लैंड एरिया इतना नहीं है, जो ओशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ पर ज्यादा कॉन्ट्रास्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन जनरल डिक्रीजेस अपवर्ड एट द डिक्रीजिंग रेट, एयर इन द अपर लेयर्स हैज अ लो डेंसिटी, एंड अबाउट 90% ऑफ द ऑल द एटमॉस्फेरिक ओजोन इज नॉट फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर, एंड आर्गन इज अबाउट 0.9% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। बताइए क्या होगा। मैंने कर दिया है टाइमर स्टार्ट, बताइए क्या होगा। इनमें से क्या गलत है बताना है आपको, बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समाप्त, और इसका सही आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। डेफिनेटली एयर प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे, इसी वजह से आपको हायर एलिवेशंस पे जो है वो एयर थिन महसूस होती है और आप ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं। कारण उसका ये कि भी एयर प्रेशर कम हो गया है। उसके बाद एयर इन द अपर लेयर्स हैज लोअर डेंसिटी, वही वाली बात है। हायर एलिवेशन पे आप जाओगे तो आपको हवा हल्की महसूस होती है, नीचे आओगे तो आपको हवा भारी मिलती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो एक एनवेलप है और ऊपर से नीचे की तरफ वो प्रेशर लगा रहा है हमारे अर्थ सर्फेस पे। इसी वजह से अर्थ सरफेस पे जो सी लेवल है वहां पे सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, 1013 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसके बाद अबाउट 90% ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओजोन इज नॉट फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर, बिल्कुल सही है, क्योंकि 90% ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओजोन इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, और अराउंड 10% जो होती है वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर पे मौजूद होती है, और आर्गन जो है वो 0.9% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर है, ये अभी हमने अभी देखा है, इसलिए इनमें से कोई भी गलत नहीं है। डी, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस ऑरोरास इन द स्काई। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार कर चुके हैं, सब लोग कर जाएंगे इसको। बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए फटाफट। ऑलराइट, समाप्त, और इसका सही आंसर होगा बी, आइनोस्फीयर।
आइनोस्फीयर भी ही आपको अरोरास देखने को मिलते हैं। अरोरास बेसिकली कौन से हैं? वो नॉर्दर्न लाइट्स हैं जो हमें अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखने को मिलती है। नॉर्मली आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, वहां पे आपको देखने को मिलता है। और ये वही है जो मैं अभी हमने डिस्कस किया था, अर्थ से आने वाले जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो भी सोलर विंड्स हैं, वो इस मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट होकर अर्थ के पोल से पहुंच जाती है और इसी वजह से आपको ये इस तरह से चार्ज पार्टिकल जो है एक कलर देखने को मिलता है, ब्लूइश स्काई या ग्रीनिश स्काई देखने को मिलता है, जिसको हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। वो इसी वजह से हो रहा है। तो इसका आंसर है बी, आइनोस्फीयर। लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले देख लीजिए यहां पर भाई कौन कौन से लेयर पे क्या क्या है। तो देखो, थर्मोस्फीयर पे आइनोस्फीयर है, यहीं पे आपको अरोरा देखने को मिलता है और स्पेस शटल यहां पर है। एक्सोस्फीयर पे हमारे स्पेस सैटेलाइट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं। मीजोस्फीयर पे आपको मीटियोर देखने को मिलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर पे आपको देखने को मिलता है ओजोन, और ये एयरक्राफ्ट के लिए भी आइडियल है। उसके बाद ट्रोपोस्फीयर पे जितने भी वेदर फिनोमिना है वो देखने को मिलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, ये एक ब्रीफ आइडिया आपको देख सकते हो। और यहाँ पे आपको टेम्परेचर का भी देखने को मिल जाएगा। ट्रोपोस्फीयर पे टेम्परेचर जो है वो आप जैसे जैसे हाइट पे जाते हो तो कम होता है, स्ट्रेटोस्फीयर पे वापस से बढ़ने लगता है, फिर वापस से बढ़ने लगता है और फिर कम होने लगता है। इस तरह से जो है ये पूरा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो अलग अलग जोन्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे, अलग अलग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे अलग अलग चीजें हो रही हैं। थर्मोस्फीयर पे स्पेसक्राफ्ट है और अरोरास देखने को मिलते हैं। मेजोस्फीयर पे मेटियोर्स हैं। ट्रोपोस्फीयर पे जितने भी वेदर फिनोमिना हैं वो होती है, क्लाउड्स हैं यहाँ पर। और स्ट्रेटोस्फीयर पे आपको ओजोन और आइडियल फॉर द फ्लाइंग कंडीशन देखने को मिलता है। कारण उसका क्या है कि भाई स्ट्रेटोस्फीयर पे नॉर्मली आपको क्लाउड्स देखने को नहीं मिलते, इसी वजह से जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए आइडियल कंडीशन जो है वो हमेशा स्ट्रेटोस्फीयर रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, अदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। अदर्शन कहता है प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल। रीजन उसका दे रखा है कि भी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हीट्स एंड हेल्प्स मेंटेनिंग द अर्थ टेम्परेचर। बताइए क्या होगा? अदर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, कोर्स दे रखे नीचे एबीसीडी, बताइए क्या होगा? कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समाप्त समाप्त। और इसका आंसर होगा बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। क्योंकि देखो गाइस, जो ए है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस CO2 इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल, बिल्कुल सही बात है। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन लेवल बढ़ेगा उतना ज्यादा जो होगा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। और अगर वो एक लिमिट से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब वो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ा रही है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगेंगे, सी लेवल बढ़ने लगेगा, फ्लोरा एंड फौना पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, कोरल रीफ मर जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो चेन ऑफ इफेक्ट्स हो जाते हैं अर्थ के टेम्परेचर में पॉइंट्स वेरिएशन से भी, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ CO2 जो है वो अर्थ के लिए हार्मफुल है ही। रीजन इसका देखा कि CO2 एब्जॉर्ब द हीट एंड हेल्प्स मेंटेनिंग द अर्थ टेम्परेचर। ये बात भी सही है। CO2 का जो मिनिमल लेवल होता है, एक जिसको हम कहेंगे कि एक रीजनेबल लेवल जो होता है, जो ग्रीन हाउस गैस के लिए अच्छा होता है, वो अगर है तो वो CO2 इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए। CO2 का एक्सेस होना वो हमारे लिए हार्मफुल है और CO2 का एक लिमिटेड लेवल पे होना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो अर्थ की हीट को एब्जॉर्ब करता है और अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करता है। लेकिन ये जो पहला स्टेटमेंट है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस CO2 वाला जो है, ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट कह रहा है कि भाई CO2 जो है वो हीट एब्जॉर्ब करता है और अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये दोनों अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों सही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। तो ये हमने कर लिए गाइस 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। कम समय के अंदर हम लोग क्वेश्चन करते हैं और फिर हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, उससे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। ये मैंने मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे प्रोटोकॉल है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, मैच करते हैं। क्योटो जो है वो ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल जो है वो ओजोन से रिलेटेड है, यानी कि C1 हो गया, D2 हो गया। C1 और D2 जो है मुझे यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें अगर हम नागोया के बारे में, तो नागोया जो है वो है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, यानी कि B4 हो गया। तो यहाँ पे देखने को मिलता है मुझे B4, और जो कार्टिगना है वो है हमारे बायोसेफ्टी पर, तो हमारा हो गया A, हो गया हमारा 3। कार्टिगना जो हो गया वो बायोसेफ्टी हो गया, A3 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा A3 और नागोया जो हो जाएगा B4, ठीक है। और उसके बाद क्योटो जो हो जाएगा वो C1 हो जाएगा और मॉन्ट्रियल हो जाएगा D2, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा 2। ये इसका सही आंसर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ये क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है कि भाई ट्रांसफर ऑफ द हीट फ्रॉम द हायर टेम्परेचर बॉडी टू अ लो टेम्परेचर बॉडी बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, क्या कहा जाता है उसे? इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, कोई जवाब नहीं देगा लाइव चैट के अंदर, कमेंट कीजिए। और अगर आपको देखना तो वापस से आके देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कोई वीडियो भागे नहीं जा रहा है, देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही गाइस, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, PDF आपको मिल जाएगा। और रोज हम लोग दे रहे हैं PDF। आई होप आपको 7 सेट के PDF मिल गए होंगे। ये हमारा इंटरेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन करेंगे, जिससे आप
रिडल सॉल्व कर पाएंगे और यहाँ पे वीडियो में फीचर हो पाएंगे। बैच हमारा चल रहा है यूजीसी नेट ज्योग्राफी को, आप कर सकते हैं, इसको एनरोल कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जितना भी 10 यूनिट्स का सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज यहाँ पर है। कोई हाई स्पीड इंटरनेट नहीं चाहिए, डेली क्लासेस आएंगी, कभी भी देखो आप उसको, और साथ में पीडीएफ मटेरियल, मॉक टेस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, और उसके साथ रिवीजन एंड डाउट क्लासेस हम लोग करते हैं। और पेमेंट फैसिलिटी के अंदर मैंने इंस्टॉलमेंट भी रखा है, तो आप इंस्टॉलमेंट के अंदर भी पेमेंट कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है, और इस नंबर पर यहाँ पे कॉल कर सकते हैं या गूगल फॉर्म भर सकते हैं। और जरूर डेमो लेक्चर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक डेमो लेक्चर का लिंक दे रखा है, और वो क्लास चलेगी गूगल ड्राइव पे, तो आपको एक पता पड़ेगा कि भाई क्लासेस कैसे होंगी अगर मैं इस बैच से जुड़ता हूं तो डेमो लेक्चर जरूर देखें। एक टॉपिक आपका कवर होगा, एक थ्योरी दे रखी है उसके अंदर, वो फ्री में आपकी कवर हो रही है। और अगर आपका मन बनता है तो आप जरूर एनरोल कर सकते हैं, कॉल करिए इस नंबर पे, या आप रजिस्टर कर सकते हैं, हमारे गूगल फॉर्म दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, और जो है इस बेनिफिट उठा सकते हैं इस बैच का। और हमारे लिए जो आने वाला दिसंबर नेट 2020 है उसके लिए आप तैयार हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें, सब्सक्राइब जरूर करें, बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है। और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म और डेमो लेक्चर का लिंक, जरूर देखें। और एक टॉपिक जो है फ्री में जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे बैच से तो बिल्कुल जुड़िए, मोस्ट वेलकम। नहीं जुड़ना चाहते कोई बात नहीं, कभी बाद में देखा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वन, थैंक यू।